आज का टॉपिक है अनुसूचियाँ। पिछले में हम लोगों ने भाग और अनुच्छेद को कर लिया, अब इसमें अनुसूची पढ़ेंगे। तो आइए अनुसूचियाँ में। भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में 12। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितना है? 12 है। पहली अनुसूची में है राज्य और संघ राज्य का क्षेत्र। पहली अनुसूची में क्या है? राज्य और संघ राज्य का क्षेत्र। दूसरी अनुसूची में है भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाला वेतन। तो दूसरा में क्या हो जाएगा? वेतन हो जाएगा, भत्ता हो जाएगा और पेंशन आदि का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान। तीसरे में क्या है? तो शपथ और प्रतिज्ञान है, के प्रारूप है उसमें। चौथी अनुसूची में है भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों जैसे जम्मू और कश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण। तो चौथे में क्या है कि भारत में जो भी भारत में राज्य है और जो भी यूनियन टेरिटरी है, जैसे जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी, तो उन राज्यों का राज्यसभा का जो सीट का बंटवारा है वो किस में हुआ है? चौथी अनुसूची में हुआ है। पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध। पाँचवीं अनुसूची में क्या है? अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। पाँचवीं अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। ठीक, तो पाँचवीं अनुसूची रिलेटेड किससे है? तो इसमें है अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। तो इसके आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं? पाँचवीं अनुसूची के आधार पर जो भूमि, जनजातीय भूमि जिसको बोला गया है कि जनजातियों के लिए भूमि है, तो उनके खनन के लिए जो भी निजी पक्षकार हैं उनको हम लोग रोक सकते हैं कि नहीं, इस ज़मीन से आप खनन नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह जो भूमि है यह जनजातीय भूमि के अंतर्गत आता है। छठवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध करता है। छठवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध करता है। सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। तो कैसे करेगा? इसको याद रखिएगा, स से 7 और स से सूची। तो केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन हुआ, उसके लिए 3 सूची बनाई गई है। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची। जिसमें संघ सूची में कुल 97 विषय हैं, लेकिन वर्तमान में अगर गणना की दृष्टि से देखा जाए तो कुल 98 विषय का उल्लेख है। जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है, जिसमें कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है। राज्य सूची में कुल 66 विषय हैं, 66 विषय हैं राज्य सूची में, लेकिन अगर वर्तमान में गणना की दृष्टि से देखा जाए तो कुल 59 विषय हैं। मात्र 59 विषय हैं जिन पर कानून राज्य के द्वारा बनाए जाते हैं। तो राज्य सूची पे कानून कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। संघ सूची पे जो कानून है कौन बनाएगा? संघ बनाएगा। समवर्ती सूची में कुल 47 विषय हैं। समवर्ती सूची में कुल 47 विषय हैं, लेकिन अगर वर्तमान में गणना की दृष्टि से देखा जाए तो कुल 52 विषय का उल्लेख है, जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य दोनों को है। तो जो समवर्ती सूची है उस पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को है, संघ को भी है और राज्य दोनों को है। पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे पुलिस, कारागार, पंचायती राज एवं भूमि सुधार, ये जो है राज्य सूची के विषय हैं। ये सब जो है राज्य सूची का विषय है। रेडियो और टेलीविज़न, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे एवं निगम कर, जो कॉरपोरेट टैक्स लगता है, रेलवे एवं निगम कर, ये जो है संघ सूची का है। किसका है? संघ सूची का विषय है। अब देखिए समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची के अंडर में कौन आएगा? एक तो आ जाएगा आर्थिक योजना, दोनों बना सकते हैं, इसमें संघ और राज्य दोनों बना सकते हैं।
आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। शिक्षा भी क्या है, याद रखिएगा, समवर्ती सूची में है। वन, दंड प्रक्रिया, विवाह, विवाह विच्छेद यानी कि तलाक एवं गोद लेना, ये सब क्या है, समवर्ती सूची के विषय हैं। अब आई 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची इसमें भारतीय संविधान के द्वारा वर्तमान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो 8वां में क्या है, 8वां में भाषा, टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूलतः इसमें 14 भाषाएं थी। मूलतः इसमें कितना था, तो बिगिनिंग में मात्र 14 भाषाएं थी। वर्ष 1967 में किसको जोड़ा गया, सिंधी को। तो अगर बोलेगा कि सिंधी को कब जोड़ा गया, 1967 में। और ये भी याद रखना है कि 21वां संवैधानिक संशोधन जो है उसमें, फिर नहीं, इसमें बोल रहा है कि 21वां संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 1992 में, ठीक, 1967 में जोड़ा गया सिंधी को, लेकिन जब 21वां संवैधानिक संशोधन हुआ 1992 में, तो उसमें कोंकणी को जोड़ा गया, नेपाली को जोड़ा गया और मणिपुरी को जोड़ा गया, ठीक। फिर 71वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा और वर्ष 2004 में संथाली, डोंगरी और मैथिली को जोड़ा गया। 71 संवैधानिक संशोधन के द्वारा वर्ष 2004 में किसको जोड़ा गया, संथाली, डोंगरी और मैथिली। फिर है कि बोडो को 92वें संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया 8वीं अनुसूची में। तो बोडो को कब जोड़ा गया, 2003 में, 92वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। तो इसमें आप याद कर लीजिए कि टोटल इसमें जो भाषा कितना है, 22, शुरू में कितना था, 14। उसमें याद रखना है कि सबसे पहले किसको जोड़ा गया, सिंधी को जोड़ा गया 1967 में। 21वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1992 में किसको जोड़ा गया, तो इसका ट्रिक याद रखिएगा, नेपाली मनी को लाओ, नेपाली मनी को लाओ 1992 में जोड़ा गया। तो नेपाली को, मणिपुरी को और को से क्या हो जाएगा, कोंकणी। तो कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को 1992 में जोड़ा गया। 71 संवैधानिक संशोधन 2004 में संथाली, डोंगरी और मैथिली और बोडो को 92वें संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अब 9वीं अनुसूची, विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। 9वीं अनुसूची में क्या है, विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में शामिल 9वीं अनुसूची को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में शामिल किया गया। वर्तमान में इस अनुसूची में लगभग 282 अधिनियम है। अब ये 10वीं अनुसूची, 10 में क्या होगा, तो 10 याद रखिएगा, 10 है दल बदल, 10 याद रखिएगा, दल बदल। 10वीं अनुसूची, दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध। इसको 52वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया। फिर है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायत के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि के बारे में उपबंध। 73 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992, 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा इसको संविधान में शामिल किया गया। इस अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषय हैं, 29। फिर आज 11 के बाद 12वीं अनुसूची में, तो 11 में हो गया पंचायत और 12 में हो जाएगा नगर पालिका। नगर पालिका के अधिकार, प्राधिकार, दायित्व आदि हैं। 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया। इसमें शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित कुल कितना, 18 विषय थे, ठीक। 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया। इसमें शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित है 1992, मतलब नगर पालिका। नगर पालिका की इसमें है 12वीं अनुसूची में। तो एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए क्या है। पहली अनुसूची में क्या होगा, पहली में हमेशा रहेगा राज्य और उसके संघ राज्य क्षेत्र। कौन रहेगा, राज्य रहेगा और संघ राज्य क्षेत्र किस में रहेगा, पहली अनुसूची में। दूसरा में याद रखिए कि अगर राज्य आप बना दिए तो दूसरा में सबसे पहले सबको बोलेगा कि हमको वेतन दो भाई। संघ है, राज्य है, तो उसको देखने के लिए आप वेतन दीजिएगा ना, तो दूसरा में याद रखिएगा कि
वेतन, भत्ता और पेंशन दूसरा में आ गया। तीसरा में आप शपथ दिलवाइएगा, ठीक। तो पहला में याद कीजिए, पहला में क्या हो गया, पहला में संघ राज्य क्षेत्र। सेकंड में बोलिए क्या होगा, सेकंड में सबसे पहले सबको सैलरी चाहिए तो सैलरी हो जाएगा, पेंशन हो जाएगा दूसरे में। तीसरा में क्या होगा, शपथ होगा। तो 1 2 3 याद हो गया, अब इसको छोड़ दीजिए, 1 2 3 हो गया। अब यही 4 में क्या है, तो चौथी अनुसूची में भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र जैसे जम्मू और कश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी का राज्यसभा, मतलब कि चौथा याद रखिए कि फोर्थ में क्या है, राज्यसभा है, राज्यसभा के सीटों का बंटवारा। फोर्थ में क्या है, राज्यसभा के सीटों का बंटवारा फोर्थ में है। अब यही 5 में, तो 1 2 3 4 हो गया, बीच में आ गया 5। तो 5 में क्या है, तो 5 में आपको ध्यान रखना है किसके बारे में, पांडव जो थे वो वन में गए थे ना, वन में क्या पाया जाता है, बहुत सारा जनजाति पाया जाता है। तो 5 में याद रखिए कि अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति। 5 पांडव जो गए थे वो कहाँ गए थे, अनुसूचित क्षेत्र में गए थे, जंगल में गए थे। तो वहाँ पे क्या मिलेगा, अनुसूचित क्षेत्र मिलेगा, अनुसूचित जनजातियाँ वहाँ मिलेगी। तो उसके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में वो बंद किया गया है। 5 से 5 पांडव याद रखिएगा 5वीं अनुसूची में। अब यही 6 में बहुत इंपॉर्टेंट, 6वीं में क्या मिलेगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उपबंध। तो 6ठा भी है, इसमें जो है ये भी उसी क्षेत्र से रिलेटेड है जैसे 5वां है, लेकिन इसमें स्पेसिफिक बताया गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 3 बार बोलिए, चारों स्टेट का नाम याद रखिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो एक तो एटीएम याद रखिए, एटीएम याद रखिए। तो एटीएम से क्या हो जाएगा, ए से असम हो जाएगा, टी से त्रिपुरा और एम से मिजोरम, और एक और एम से मेघालय, ठीक। एक और से एम से हो जाएगा मेघालय। तो ये 6वीं में है, बस इन्हीं के बारे में है, 1 2 3 4 राज्य के बारे में है। 7 का ट्रिक हम लोग को पता है, 7 से क्या होगा, 7 से क्या होगा, 7 से होगा सूची, 7 से होगा सूची। और 6 से क्या याद रखे थे हम लोग, 6ठा से बोले थे ना कि प से 5 हो गया, अनुसूचित क्षेत्र 5 में हो गया, प से 5, प से पांडव। और 6 का ट्रिक क्या था, 6 में हम लोग 4 राज्य पढ़े थे, एटीएम जिसमें एम 2 था। 7 में सूची हो गया, तो इसमें हो गया आपका संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक। अब आ जाइए 7 के बाद आप आ जाइए 8वीं में। 8वीं में क्या है, 8वीं में भाषा है। 8वीं में क्या है, 8वीं में भाषा है, 22 भाषा है टोटल। शुरू में 14 भाषा था, इसको याद करवा दिए थे। 1967 में किसको जोड़ा गया, सिंधी को जोड़ा गया। फिर 21वीं संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी को, नेपाली को और मणिपुरी को। फिर 71 संवैधानिक संशोधन के द्वारा वर्ष 2004 में संथाली, डोंगरी और मैथिली को, बोडो को जोड़ा गया। 92वें संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा, 92वें संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा। फिर आ जाइए 9 में। तो 9 में याद रखिए कि इसमें विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण है। इसको प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में शामिल 9वीं अनुसूची को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में शामिल किया गया। 10 याद रखिएगा, 10 से 10 और 10 से क्या हो जाएगा, दल बदल। दल बदल किस में है, 10वीं अनुसूची में है। इसको कब जोड़ा गया था, ये पूछता है हमेशा। तो 52वें संवैधानिक संशोधन 1985, 52वें संवैधानिक संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। 11 और 12 ईजी है। 11 में क्या है, 11 में पंचायत और 12 में है नगर पालिका। 11 में क्या है, पंचायत है, और 12 में क्या है, नगर पालिका है। अब इसका क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं 12। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कालांतर में संविधान संशोधनों के द्वारा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। शुरू में कितना था, 8। 8 में याद कीजिए, 8 में क्या याद करवाए थे, 8 में भाषा। फिर जोड़ा गया 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान में शामिल किया गया। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो इसमें बोल रहा है कि उपरोक्त कथनों में कौन जो है सो सही है। तो इसमें सही है केवल 3 पढ़ लीजिए। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। भारत के संविधान में क्रमांक के अनुसार कुल भाग कितना है? 22, गणना के अनुसार 25 एवं क्रमांक के अनुसार कुल अनुच्छेद कितना है? क्रमांक के अनुसार है 395, गणना के अनुसार कितना है? 465। गणना के अनुसार हमेशा ज़्यादा होगा। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थी तथा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन अधिनियम पहले सबसे पहला संवैधानिक संशोधन से किसको जोड़ा गया? 9वीं अनुसूची को। फिर 52वां आया तो 52वां से क्या जोड़ा गया? 10वां अनुसूची। फिर 73वां से किसको जोड़ा गया? 11वां को। और 74वें संवैधानिक संशोधन से किसको जोड़ा गया? 12वां को। ठीक, पहले से जोड़ा गया 9th अनुसूची, 52वां से जोड़ा गया 10th, 73वां से जोड़ा गया 11वें अनुसूची को और 74वां से जोड़ा गया 12वें अनुसूची को। 9 में क्या है? 9 में जो सबसे पहले हुआ था जेल नेहरू के टाइम में। 52वां में क्या है? तो 10वां अनुसूची जोड़ा गया दल बदल। 73वां जोड़ा गया, 11वां अनुसूची जोड़ा गया 73 में, 73वें संवैधानिक संशोधन में। इसमें क्या है? पंचायत है। और 12वां अनुसूची को जोड़ा गया 74th संवैधानिक संशोधन से। इसमें क्या है? इसमें है नगर पालिका, इसी में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? तो बताइए। बहुत ईजी। सबसे पहली अनुसूची में क्या है? पहली अनुसूची में है राज्य, संघ, राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र या विस्तार का ब्यौरा। दूसरी अनुसूची में क्या है? संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन। इसमें रट क्या है? दूसरे में वेतन है। तीसरा में क्या है? तो तीसरा में है शपथ। तीसरा में क्या है? शपथ है। चौथा में क्या है? तो राज्यसभा के सीटों का बंटवारा। चौथा में क्या है? राज्यसभा के सीटों का बंटवारा। क्वेश्चन नंबर 5, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। किसको किया जाना चाहिए? तो पहली अनुसूची। किसको किया जाना चाहिए? पहली अनुसूची को किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। तो बताइए। 1, 2, 3 याद है? पहला संघ एवं राज्य क्षेत्र, दूसरा वेतन, तीसरा शपथ। 1, 2, 3। 4 में क्या था? राज्यसभा के सीटों का बंटवारा। चौथा में क्या हो जाएगा? राज्यसभा के स्थानों का आवंटन। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उल्लिखित है? तृतीय में क्या है? तृतीय में क्या है? पहले में क्या है? संघ, राज्य क्षेत्र। दूसरे में क्या है? शपथ। तीसरे में क्या है? वेतन है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 1, 2, 4। तो संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ की प्रारूप ये भी रहेगा। दूसरा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। 4 में क्या है? संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। मतलब 3 में क्या है? 3 में शपथ होगा। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। इस अनुसूची में निम्न के द्वारा ली जाने वाली पद तथा गोपनीयता की शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है। संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, किसी राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालय को न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 60 में दिया गया है।
न कि तृतीय अनुसूची में। इम्पोर्टेंट है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का जो प्रारूप है संविधान के अनुच्छेद 60 में दिया गया है, न कि तृतीय अनुसूची में नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो डायरेक्ट आ जाइए आंसर पे। चतुर्थ में क्या है? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। षष्ठम यानी कि 6 में क्या है? 6 में हम लोग पढ़े थे टोटल 4 राज्य ATM। ए से क्या था? असम। एम से था मेघालय। टी से था त्रिपुरा और एम से क्या था? मिजोरम। तो षष्ठम में है इन राज्यों का असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के बारे में। अष्टम 8 में क्या होगा? 8th अनुसूची में क्या होगा? भाषाएं होंगी। नवम 9th में क्या होगा? भूमि सुधार अधिनियम, जो क्या था? पहला जो संवैधानिक संशोधन हुआ था 1951 में, उसके द्वारा इसको जोड़ा गया। तो नवम में क्या हो जाएगा? भूमि सुधार अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 9 सेम है, सूची 1 को सूची 2 से करना है। डायरेक्ट आई आंसर में। 7वीं अनुसूची में क्या था? 7 में था सूची, स से 7, स से सूची। 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का वितरण। 8 में क्या होगा? 8 में भाषाएं। 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार बोलेंगे। 10वीं अनुसूची में क्या होगा? दल बदल, दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में भी वही मैच द फॉलोइंग है। क्वेश्चन नंबर 10 में देख लीजिए 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या आएगा? 7 में आएगा सूची, ठीक। 8वीं अनुसूची में क्या आएगा? 8वीं में आएगा भाषा। 9वीं में क्या आएगा? 9वीं में आएगा भूमि सुधार या कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। 10वीं में क्या आ जाएगा? 10वीं में आ जाएगा दल परिवर्तन, ठीक। 7 में क्या आएगा? 7 में आएगा सूची। 8 में क्या आएगा? 8 में आएगा भाषा। 9वीं अनुसूची में क्या आएगा? भूमि सुधार अधिनियम। भूमि सुधार किस में आएगा? 9वीं में आएगा। और इसको जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची सबसे पहला अनुसूची था जिसको संवैधानिक संशोधन से जोड़ा गया था। कब हुआ था? 1951 में हुआ था और फर्स्ट संवैधानिक संशोधन से इसको जोड़ा गया था। फिर है 10वीं अनुसूची, क्या है? 10 से 10 और 10 से दल बदल। 10वीं में क्या है? दल बदल है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? तो हम लोग पढ़े हैं, याद कीजिए कि 9वीं अनुसूची क्या है? पहला ऐसा अनुसूची है जिसको 1951 में जोड़ा गया था। तो उस समय कौन रहेंगे? जेल नेहरू रहेंगे, जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। 9वीं अनुसूची को प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में वर्ष 1951 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? वर्ष 1951 में जोड़ा गया। इसके अंतर्गत शामिल किए जाने वाले अधिनियमों और विनियमों के विधि मान्यकरण और उन्हें न्यायिक उन्मुक्ति प्रदान करने का उपबंध इसी संशोधन से अंतः स्थापित अनुच्छेद 31 के ख के माध्यम से किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य तत्कालीन समय में, बहुत इम्पोर्टेंट, तत्कालीन समय में क्या, जो जमींदारी उन्मूलन हो रहा था हेतु निर्मित किए जाने वाले भूमि सुधार कानूनों को न्यायालय में चुनौती दिए जाने से रोकना था। तो जो जमींदारों का जो ज़मीन छीना जा रहा था तो लोग चले जा रहे थे, कोर्ट में चले जा रहे थे, तो उसको रोकने के लिए इसको लाया गया, 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया इसको। इसी उद्देश्य से राज्यों के भूमि सुधार कानूनों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 12, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया। अभी तुरंत पढ़ें कि राज्य में जो भूमि सुधार अधिनियम को चैलेंज किया जा रहा था, तो इसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए
9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सही है? तो इसमें केवल एक सही है, तो केवल एक को ही पढ़ेंगे। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं, तो इसमें तो पूरा कंप्लीट नहीं दिया है, लेकिन देख लेते हैं। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में इसको डाल दिया गया, भूमि सुधार अधिनियम को, ताकि उस चीज़ को क्या, उस कानून को चैलेंज नहीं किया जा सके कोर्ट में। ठीक। भारतीय संवैधानिक की प्रथम जो संशोधन हुआ अधिनियम 1951 में हुआ, उसके जरिए संविधान में 9वीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 31 का ख 2 जोड़ा गया। अनुच्छेद 31 का क जोड़ा गया और 31 का ख जोड़ा गया। संसद के द्वारा विधि विशेष यथा भूमि सुधार विधियाँ को 9वीं अनुसूची में रखा जा सकता है, जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाव दिया गया। तो एक जुडिशियल रिव्यू हम लोग पढ़े थे ना, कहाँ से लिया गया था जुडिशियल रिव्यू? अमेरिका से। तो न्यायिक समीक्षा से उसको क्या कर दिया गया? बचा दिया गया। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में ऐसी लगभग 282 विधियाँ शामिल हैं। अनुच्छेद 31 का ख 31 का ख क्या कहता है कि 9वीं अनुसूची में उल्लेखित नियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि वे भाग 3 के किन्हीं उपबंधों और प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत हैं या उनको छीन लेते हैं या न्यून करते हैं। किंतु वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने आईआर कोएल्हो बनाम तमिलनाडु के मामले में निर्णय देते हुए यह स्पष्ट किया कि संसद की 9वीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्टि करने की शक्ति प्रदान की गई, किंतु यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। तो इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो भी आप डाल रहे हैं 9वीं अनुसूची में डालिए, लेकिन यह जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं जाएगा, उसके दायरे में ही रहेगा। न्यायालय ने निर्धारित किया कि 24 अप्रैल 1973 यानी कि 1973 में केशवानंद भारतीवाद निर्णय की तिथि के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए विधायनों की न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकेगी कि अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 में प्रतिबिंबित संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का उल्लंघन करते हैं। अतः उपयुक्त कथनों में से कथन एक सही है, किंतु 2 जो है सही नहीं है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, कोएल्हो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? पढ़े अभी तुरंत हम लोग की 9वीं अनुसूची से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 में मिलान करना है, तो मिलान देखिए यहाँ पे हो जाएगा। संघ सूची में टोटल विषय कितना है? 97, लेकिन अगर बोला है कि गणना के अनुसार तो 2 बढ़ा दीजिए 98। राज्य सूची में टोटल कितना विषय है? 66, लेकिन गणना के अनुसार 59। समवर्ती सूची में कुल कितना है? 47, लेकिन समवर्ती में अगर बोला है कि गणना के अनुसार कितना है तो 52। ठीक। संघीय सूची में टोटल 97, राज्य सूची में 66, समवर्ती सूची में 47। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक नियोजन का विषय है। आर्थिक नियोजन किस में है? समवर्ती सूची में है। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक नियोजन का विषय है समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20। समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20 आर्थिक और सामाजिक आयोजन का उल्लेख करती है। ध्यातव्य है कि इसी उपबंध के आधार पर भारत सरकार ने योजना आयोग, जो योजना आयोग का गठन हुआ है, इसी के आधार पर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? अभी तुरंत हम लोग पढ़े कि किस में है? समवर्ती सूची में है। आर्थिक नियोजन किस में है? समवर्ती सूची में है। क्वेश्चन नंबर 18, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो भी सोचिए, समवर्ती में होगा, दोनों को दिया जाएगा। राज्य और संघ दोनों इस पे कानून बना सकते हैं। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में प्रविष्टि 17 के तहत उल्लेखित है। किसमें है? प्रविष्टि 17 में है। क्वेश्चन नंबर 19,
निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो पुलिस नहीं है, रेडियो और टेलीविज़न नहीं है, विदेशी मामले नहीं है, कौन है? आपराधिक मामले है। आपराधिक मामले किस सूची में है? समवर्ती सूची में है। प्रश्नगत विकल्पों में प्रदत्त विषयों में से पुलिस क्या है राज्य सूची में, और विदेशी मामले तथा रेडियो और टेलीविज़न जैसे प्रसारण साधन संघ सूची में है। जबकि आपराधिक मामले किस में है? समवर्ती सूची का विषय है। आपराधिक मामले किसका है? समवर्ती सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची में क्या है? ए है यानी कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है समवर्ती सूची में है। ऊपर में भी पढ़े समवर्ती सूची में कौन कौन है। आपराधिक मामले क्या है? समवर्ती सूची में है। फिर पढ़े हम लोग कि जानवरों के प्रति क्रूरता समवर्ती सूची में है। फिर आर्थिक नियोजन पढ़े। आर्थिक नियोजन किस में है? आर्थिक नियोजन भी समवर्ती सूची में है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची तथा लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रति व्यक्ति कर एवं निखात निधि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सी जो है सही सुमेलित नहीं है, तो जो सही है उसको देख लीजिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में है? राज्य सूची में है। जनगणना किस में है? संघ सूची में है। दल बदल 10वीं अनुसूची में है। दल बदल किस में है? 10वीं अनुसूची में है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता 7वीं अनुसूची में किस में आता है? राज्य सूची में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता किस में आता है? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में आता है। जनगणना को दिया गया है संघ सूची, जनगणना को दिया गया है संघ सूची। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा दिया गया है 4थी अनुसूची में। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा 4थी अनुसूची में दिया गया है। दल बदल विरोध दिया गया है 10वीं अनुसूची में। दल बदल विरोध किस में दिया गया है? 10वीं अनुसूची में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? कौन सा है इसमें विषय? तो शिक्षा जो है, शिक्षा किस में है? समवर्ती सूची में है। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? शिक्षा है। समवर्ती सूची में क्या है? समवर्ती में शिक्षा है। भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों को केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजन किया गया है। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। प्रश्नगत विकल्पों में शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल थी। याद रखिए, प्रारंभ में कहाँ थी? राज्य सूची में शामिल थी, किंतु संघ और राज्यों दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए संविधान के 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 1976 की धारा 57 के द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। कृषि और पुलिस राज्य सूची के तहत हैं, जबकि रक्षा संघ सूची के विषयों में शामिल है। तो कृषि और पुलिस किस में जाएगा? राज्य सूची में जाएगा और रक्षा जाएगा संघ सूची में। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, शिक्षा जो प्रारंभ में कहाँ थी? राज्य सूची का विषय था, उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। अभी तुरंत पढ़े हैं, बताइए। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा, 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा क्या किया गया कि शिक्षा जो पहले राज्य सूची में था उसको डाल दिया गया समवर्ती सूची में। क्वेश्चन नंबर 24 भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया? तो पहले वन कहाँ था? पहले वन था राज्य सूची में, लेकिन अब इसको डाल दिया गया है समवर्ती सूची में। तो ये भी डाला गया है 42वें संवैधानिक संशोधन में। 42वें संवैधानिक संशोधन में वन जो कि राज्य सूची में था उसको डाल दिया गया समवर्ती सूची में। भारत के मूल संविधान में वन यानी कि फॉरेस्ट को 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में, पहले कहाँ था? राज्य सूची के विषय के रूप में था, शामिल किया गया था। लेकिन 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा वन को राज्य सूची से हस्तांतरित करके समवर्ती सूची में प्रविष्टि 17 के ए के तहत अंतः स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25
भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें बी जो शेयर बाजार समवर्ती सूची में है सुमेलित नहीं है। तो जो सुमेलित है उसको देख लीजिए। वन, अभी हम लोग पढ़े, वन और सिंचाई दोनों क्या था? वन और सिंचाई दोनों था पहले राज्य सूची में, लेकिन 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा इसको दोनों को, वन को और सिंचाई दोनों को डाल दिया गया समवर्ती में। तो सही है, इसको याद रखिए। शेयर बाजार गलत है, समवर्ती सूची। डाकघर बचत बैंक, डाकघर तो ऐसे भी पोस्ट ऑफिस किसके अंडर आता है? सेंट्रल के आता है, तो संघीय सूची हो जाएगा। और जन स्वास्थ्य राज्य सूची, याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन नहीं होना है कि जो जन स्वास्थ्य का विषय है वो क्या है, राज्य सूची में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 से लेकर अनुच्छेद 245 से लेकर 255 के अधीन केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है तथा इस संदर्भ में 7वीं अनुसूची में संघीय यानी कि संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का प्रावधान है। इसमें वन समवर्ती सूची में, जन स्वास्थ्य राज्य सूची में तथा शेयर बाजार और डाकघर बचत बैंक संघीय सूची में है। तो एक बार इसको फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि वन अभी पढ़े, वन और शिक्षा पहले राज्य में था लेकिन अभी समवर्ती में है दोनों, तो वन हो गया समवर्ती में। जन स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है कि जन स्वास्थ्य कहाँ रहेगा, राज्य सूची में रहेगा। शेयर बाजार याद रखिएगा कि डाकघर और शेयर बाजार, डाकघर बचत बैंक और शेयर बाजार है, दोनों रहेगा संघीय सूची में। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, इसको सुमेलित करना है। तो यहाँ देख लीजिए, केंद्र सूची, जनगणना किस में है? केंद्र सूची में है। जनगणना किस में है? केंद्र सूची में है। पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था का है, राज्य सूची में है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती दोनों को दिया गया है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची में है। अंतरिक्ष अनुसंधान, ये तो मालूम है कि कहाँ रहेगा, अवशिष्ट विषय है, केंद्र के अधीन रहेगा। इक्वेशन यूपीपीसीएस का अच्छा रहता है क्वेश्चन का लेवल। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5 ये IAS के एग्जाम में आया है भाई, IAS प्री 2012 में आया है। तो 1, 2, 3, 4, 5 सबका प्रभाव है भारत में शिक्षा पे। कौन है? तो देखो, राज्य का नीति निर्देशकता, तो याद करो, इसमें भी शिक्षा से रिलेटेड प्रावधान दिया गया है। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय का भी इन्वॉल्वमेंट है। पंचम अनुसूची में भी है, षष्टम में भी है और सप्तम में भी है, याद रखिएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में भी है, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय में है, 5th में है, 6th में है और 7th में है। जितना शेड्यूल है 5वां, 6ठा, 7वां तीनों में है। ग्रामीण और शहरी निकाय में भी है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी है। अब इसका देख लीजिए, नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 तथा ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों को क्रमशः अनुच्छेद 243 का 6 तथा 243 का ब में शक्तियों और प्राधिकारों के अंतर्गत शिक्षा के प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व बच्चों की शैशव पूर्व देखभाल एवं 6 वर्ष की आयु तक शिक्षा का उपबंध किया गया है। पंचायतों को दिया गया है 243 का 6 उसके अंतर्गत तथा नगर पालिकाओं को दिया गया है 243 का ब। ठीक, पंचायत को 243 का 6, नगर पालिका को 243 का ब के अंतर्गत शक्तियों, प्राधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का आवंटन किया गया है, जिनमें शिक्षा के प्रबंध की व्यवस्था का भी उत्तरदायित्व शामिल है। षष्टम और सप्तमम जो अनुसूची है, मतलब 6ठा और 7वां जो अनुसूची है, शेड्यूल है, उसमें भी शिक्षा से संबंधित प्रावधान शामिल है। जबकि पंचम अनुसूची के तहत, याद कीजिए, पंचम में क्या था? अनुसूचित क्षेत्र। बोलते हैं ना, 5 पांडव कहाँ गए थे? जंगल में गए थे। तो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति किस में है? पंचम अनुसूची में है। तो इसके तहत वर्णित अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन हेतु उपबंध शिक्षा पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 में आइए। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? कौन सी अनुसूची ऐसी है जिसमें दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो 10वीं अनुसूची में 10वीं अनुसूची में 10 से 10 और 10 से दल बदल, याद रखना है। संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। यह अनुसूची 52वें संवैधानिक संशोधन 52
यह अनुसूची 52वें संविधानिक संशोधन 1985 1985 के द्वारा जोड़ी गई। ध्यातव्य है कि 10वीं अनुसूची में 91वें संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा संशोधन भी किया गया है और इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र एवं राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित करना था। ठीक, तो अगर कोई बोलेगा कि 10वीं अनुसूची में क्या है तो आप बोलिएगा कि दल बदल विरोधी कानून है। लेकिन अगर ये पूछेगा कि कब लाया गया तो अनुसूची 52वें संवैधानिक संशोधन 1985 में लाया गया दल बदल कानून। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है? तो अब तो आपको मालूम है 10वीं अनुसूची में रखा गया है, 10वीं अनुसूची में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 30 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल विरोधी कानून से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची वही है दल बदल, किससे रिलेटेड है? दल बदल से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो संघ में कौन नहीं है? देखिए, संघ में बैंकिंग है, संघ में बैंकिंग है, संघ में बीमा भी आता है, जनगणना तो एकदम इसका है, संघ का ही है, तो बैंकिंग है, जनगणना है, बीमा है। लेकिन गैस जो है संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है, इसका उल्लेख नहीं है। विकल्पों में दिए गए विषय जैसे बैंकिंग, बीमा, जनगणना संघ सूची में तथा गैस 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 किस में आता है? राज्य सूची में सम्मिलित विषय है। उल्लेखनीय है कि गैस और गैस संकर्म तथा प्राकृतिक गैस के राज्य में विक्रय पर कर, तो अगर गैस का विक्रय होगा किसी राज्य में तो जो विक्रय कर है किस में आएगा? राज्य सूची में शामिल है। जबकि प्राकृतिक गैस पर उत्पाद शुल्क संघ सूची का विषय है। याद रखिएगा, जो प्राकृतिक गैस पर उत्पाद शुल्क अगर लगेगा तो संघ सूची में उसको डाला गया है। लेकिन अगर प्राकृतिक गैस का बात हो रहा है, राज्य के अंदर अगर विक्रय होगा तो कर किसको मिलेगा? राज्य को मिलेगा। इसीलिए प्राकृतिक गैस आ जाएगा राज्य सूची में, और प्राकृतिक गैस पर अगर उत्पाद शुल्क लगेगा तो जाएगा संघ सूची में जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? तो इसमें आप देख लीजिए कि रक्षा, कोई कन्फ्यूजन नहीं, संघ में रहेगा। वैदेशिक मामले मतलब यानी कि फॉरेन जो भी पॉलिसी है तो किस पे डिपेंड करेगा? सेंटर पे, उसको राज्य से कोई लेना देना नहीं है। रेलवे में राज्य का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कृषि एक ऐसा विषय है जो किस में जाएगा? कृषि हमको लगता है समवर्ती में जाएगा, नहीं राज्य सूची में। याद रखिए, कृषि जो है, कृषि राज्य सूची में है, समवर्ती में नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट, कृषि किस में है? राज्य सूची में है। तो रक्षा, वैदेशिक मामले और रेलवे भारतीय संविधान के तहत संघ सूची के विषय हैं, जबकि कृषि क्या है? राज्य सूची का विषय है। कृषि क्या है? राज्य सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में किसका उल्लेख है? तो देखिए, ये हो जाएगा आपका आंसर रेलवे पुलिस। जो रेलवे पुलिस है क्या है? राज्य सूची में है। रेलवे पुलिस किस में है? राज्य सूची में है। शिक्षा, विद्युत एवं वन, 3 चीज, शिक्षा, विद्युत एवं वन, शिक्षा, विद्युत एवं वन समवर्ती सूची में शामिल विषय हैं। जबकि रेलवे, अगर रेलवे बोलेगा तो संघ सूची में, लेकिन अगर बोलेगा रेलवे पुलिस, अगर बोलेगा रेलवे पुलिस तो रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। रेलवे पुलिस किसका है? राज्य सूची का विषय है। ज्ञातव्य है कि रेलवे संघ सूची का विषय है, जबकि विद्युत के उपभोग या विक्रय कर। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन राज्य सूची में है? निम्न में से कौन राज्य सूची में है? तो रेलवे पुलिस, रेलवे है संघ में और रेलवे पुलिस है राज्य सूची में। निगम कर और जनगणना संघ सूची में है, रेलवे पुलिस राज्य सूची में है तथा आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन समवर्ती सूची में है। निगम कर किस में है? निगम कर और जनगणना, निगम कर और जनगणना है संघ सूची में, रेलवे पुलिस राज्य सूची में है तथा आर्थिक एवं
सामाजिक नियोजन है समवर्ती सूची में। क्वेश्चन नंबर 36, पंचायती राज। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में है? पंचायती राज आ जाएगा राज्य सूची में। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची की प्रविष्टि 5 के तहत स्थानीय शासन यानी कि पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। स्थानीय शासन पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के सूची 3 यानी कि सूची 3 में क्या है? समवर्ती सूची में शामिल है दंड प्रक्रिया। याद रखिएगा, दंड प्रक्रिया जो है समवर्ती सूची में है। दंड प्रक्रिया, संग नहीं मारना है। समवर्ती सूची में कौन है? दंड प्रक्रिया क्या है? समवर्ती सूची में है। इसको संग में नहीं मारना है, इसको समवर्ती में मारना है दंड प्रक्रिया को। संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में दंड प्रक्रिया प्रविष्टि 2 के तहत सम्मिलित किया गया है। जबकि पुलिस, रेलवे पुलिस और ग्राम पुलिस, रेलवे पुलिस और ग्राम पुलिस सहित कारागार, लोक स्वास्थ्य किस में है? राज्य सूची में है। ठीक, तो दंड प्रक्रिया किस में आएगा? समवर्ती सूची में आएगा। रेलवे पुलिस और ग्राम पुलिस, बोलिए, रेलवे पुलिस और ग्राम पुलिस किस में जाएगा? और कारागार और लोक व्यवस्था ये सब जाएगा राज्य सूची में। लोक व्यवस्था, कारागार, राज्य पुलिस, ग्राम पुलिस और रेलवे पुलिस राज्य सूची में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि विवाह विच्छेद और गोद लेना। विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। तो सूची 3 में आएगा यानी कि समवर्ती सूची। राज्य और संघ दोनों चाहेंगे तो विवाह विच्छेद पर और गोद लेना, ये तीनों जो विषय है, विवाह विच्छेद और गोद लेना, ये तीनों पर अगर चाहेंगे तो राज्य और संघ दोनों मिलकर या दोनों अलग अलग बनाएंगे, मतलब समवर्ती सूची में आएगा। वही है क्वेश्चन नंबर 39। देखिए, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। तो किस सूची का है? तो ए और सी का है, यानी कि सूची 1 में प्रविष्टि 72 और सूची 2 में प्रविष्टि 37, दोनों क्या है? विधानमंडल के निर्वाचन से संबंधित है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 1 में क्या है? संघ सूची है। उसका जो प्रविष्टि 72 है वह संसद के लिए, राज्यों के विधानमंडलों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन आयोग सब आएगा। और सूची 2 में देखिए, सूची 2 में क्या आएगा? तो सूची 2 में होगा राज्य सूची। उसमें जो प्रविष्टि 37 है, 37 है, वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। क्वेश्चन नंबर 40 में आ जाइए। सरकारों के द्वारा शुल्क एवं कर, सरकार जो है, सरकारों के द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो 7वीं अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची में है। क्या है? सरकार के द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा करों एवं शुल्कों का अधिरोपण के संबंध में विभिन्न मदें संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत उल्लेखित है। क्वेश्चन नंबर 41, भूमि सुधार राज्य सूची में आता है। याद रखिएगा, भूमि सुधार किस में आएगा? राज्य सूची में आएगा। भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। भूमि सुधार क्या है? राज्य सूची का विषय है। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 9वीं अनुसूची कहवा है? 9वीं अनुसूची में प्रावधान किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जो जनजातीय भूमि है उसका खनन करने के लिए जो निजी जो पक्षकार हैं उनको रोका जा सकता है या शून्य घोषित किया जा सकता है? तो 5 पांडव, 5वीं अनुसूची याद कीजिए। 5 पांडव कहाँ गए थे? जंगल में गए थे। जंगल क्या है? अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति। तो वहाँ पे खनन को रोक लगाया जा सकता है। जो भी वहाँ पे निजी पक्षकार हैं उनको रोका जा सकता है। किस अनुसूची में दिया गया है? 5वीं में। और 6ठी में हम लोग क्या पढ़े थे? 5वीं में तो पढ़े थे अनुसूचित जाति और जो क्षेत्र है वो पढ़े थे। और 6ठी में हम लोग 4 राज्य पढ़े थे, ATM। ठीक, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम,
इनका जो है इनका जो क्षेत्र है उसके बारे में पढ़े थे हम लोग 6th में। अब इसमें देख लीजिए 5वीं अनुसूची में जो है जनजातीय भूमि खनन के लिए, अब इसको देख लीजिए इसका क्या एक्सप्लेनेशन है। वर्ष 1997 में उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने समथा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, समथा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर्स के बाद में निर्णय देते हुए कहा था कि जनजातीय भूमि को राज्य सरकार या उसकी एजेंसी के द्वारा निजी खनन कंपनियों को पट्टे पर दिया जाना संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अकृत और शून्य घोषित होगा। ठीक है, कोर्ट में मामला चला जाएगा तो रोक लगा दिया जाएगा। 5वीं अनुसूची के हिसाब से कोर्ट जो है उस पर रोक लगा सकती है। आज एक क्वेश्चन नंबर 43 में भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। तो यही ना पढ़ रहे हैं तब से जी। भारत के संविधान की किस अनुसूची में क्या बोल रहा है, राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। 5वीं में 5 पांडव। चलिए आ जाइए संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से भिन्न, याद रखिए भिन्न बोल रहा है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का बात होगा किस में, 6ठी अनुसूची में होगा, 6th में। लेकिन 5वीं में क्या है, 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के भिन्न मतलब इनको छोड़कर भारत के राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध कहाँ मिलता है, 6ठी अनुसूची में है। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए किए गए हैं। तो अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। किसके हितों के संरक्षण के लिए, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। क्वेश्चन नंबर 45, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होता है। अनुच्छेद 6 कौन में नहीं होता है, तो एटीएम याद कीजिए। एटीएम से क्या पढ़े थे, एक असम में लागू होता है, त्रिपुरा में होता है लागू, फिर मिजोरम में होता है और फिर मेघालय में होता है। तो इसमें देखिए असम में होगा, त्रिपुरा में भी होगा, मेघालय में भी होगा, कहाँ नहीं होगा, मणिपुर में लागू नहीं होता है। 6ठा अनुसूची मणिपुर में लागू नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 46 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, बताइए। अभी रटे हम लोग, सीधे बोल दीजिएगा एटीएम, इससे ज़्यादा हम नहीं जाते हैं, एटीएम जानते हैं। तो एटीएम में क्या हो जाएगा, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम रहता है तो असम भी हो जाता है, तो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं, त्रिपुरा। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान कहाँ, त्रिपुरा, और कहाँ, असम और मेघालय और मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, संविधान की 11वीं अनुसूची बताइए। 11, 12, 11 में पंचायत, 12 में नगर पालिका। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। संविधान में 11वीं अनुसूची कब जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 1992। संविधान में 11वीं अनुसूची 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़ी गई। इसमें कुल 29 विषय हैं। 11 में कुल कितना, 29 विषय हैं, जैसे मत्स्य उद्योग, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली इत्यादि शामिल किए गए हैं, जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति दी गई है। टोटल कितना विषय है, 29। 11वीं अनुसूची 73वें संवैधानिक संशोधन से जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 1992 में, 1992 में। मत्स्य उद्योग है उसमें, पेयजल है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, परिवार कल्याण है, महिला एवं बाल विकास है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 49, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, 29। अभी तुरंत पढ़े, कितने विषय हैं, 29। तो इसी के साथ हमारा जो है अनुसूची समाप्त हो गया। अब हम लोग करेंगे उद्देशिका। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, उद्देशिका है। उद्देशिका आप शुरू करेंगे कुछ देर में हम लोग।
उद्देशिका क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा क्या किया गया? अंगीकृत कर लिया गया 22 जनवरी 1947 को। पेश कब किए? 13 दिसंबर 1946 को किए। उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका बनाई गई। ठीक, उद्देश्य प्रस्ताव को परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका बनाई गई। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976, याद रखिए 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 1976 में क्या हुआ? तो उस समय उद्देशिका में वर्ड जोड़ा गया। कौन वर्ड जोड़ा गया? तो समाजवादी। और क्या जोड़ा गया? पंथ निरपेक्ष। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता सब जोड़ा गया। भारतीय संविधान की उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया। संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी। भारतीय संविधान की उद्देशिका में क्या जोड़ा गया? संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को तीन प्रकार की क्या देती है? न्याय अगर बोलेगा कितना प्रकार का? उद्देशिका में अगर बोलेगा न्याय कितना प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। और क्या है? तो उद्देशिका संविधान के विधिक निर्वचन में सहायक है। उद्देशिका संविधान के विधिक निर्वचन में सहायक है। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार उद्देशिका हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार उद्देशिका हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। के एम मुंशी के अनुसार उद्देशिका हमारे प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली है। के एम मुंशी के अनुसार उद्देशिका हमारे प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की क्या है? जन्म कुंडली है। प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका को संविधान का भाग केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 बाद में स्वीकार किया गया। जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, उसको संविधान का भाग कब से मानने लगा कि संविधान का ही पार्ट है उद्देशिका? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद है कि प्रस्तावना जो है उसको संविधान का भाग कब से माना जाने लगा? तो जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद हुआ 1973 में। कब हुआ? 1973 में हुआ, 1973 में इसको स्वीकार कर लिया गया। इसके पूर्व बेरुवारीवाद यानी कि 1960 में हुआ था बेरुवारी, तो उस समय उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया। 1960 में जब हुआ, 1960 में जब बेरुवारीवाद हुआ तो उस समय उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया। फिर देखिए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में हुआ। उस प्रकरण में क्या हुआ कि उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया। ये सभी इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा कि मूल आत्मा जो है उद्देशिका को बोला गया संविधान का, कब बोला गया, कब बनाया गया? तो 1967 में। 1967 में क्या हुआ था? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में। फिर आता है बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994। बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया कब आया? 1994 में। उस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारणा पुनः स्पष्ट की कि उद्देशिका क्या है? संविधान का ही भाग है। बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया कब हुआ? 1994 में। इसमें उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा कि उद्देशिका संविधान का ही भाग है तथा पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। ठीक ना? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। उद्देशिका की प्रकृति क्या है? न्याय योग्य नहीं है, ये भी जोड़ दिया साथ में। ये नहीं कि उद्देशिका में लिखा हुआ है तो पहुंच जाएगा सुप्रीम कोर्ट, नहीं। उद्देशिका की जो प्रकृति है क्या है? न्याय योग्य नहीं है।
प्रस्तावना में देखिए स्वतंत्रता का बात किया गया है। ऊपर हम लोग 3 प्रकार का न्याय पढ़े, वैसे स्वतंत्रता देखिए प्रस्तावना में किस किस चीज़ की स्वतंत्रता दी गई है। विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म की और उपासना की। टोटल 5 स्वतंत्रता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की क्या है? स्वतंत्रता है। इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समता पूछेगा कितना प्रकार का समता है, तो 2 प्रकार का, प्रतिष्ठा का और अवसर का। समता किस चीज़ में होगा? एक तो प्रतिष्ठा में समता होगा, एक अवसर में समता देना होगा। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, इसको तो रट लीजिए। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कौन बोले कहा जाता है? और ये इन जनरल याद रखिए, इन जनरल अगर बोलेगा तो प्रस्तावना को बोला जाता है संविधान की आत्मा। लेकिन अगर क्वेश्चन में लगा देगा कि B.R. अम्बेडकर के हिसाब से बताओ भाई आत्मा और हृदय किसको माना गया है, तो उस समय प्रस्तावना नहीं मार दीजिएगा, इमोशनल नहीं होना है। जनरल अगर बोलेगा कि प्रस्तावना, जनरल में बोलेगा संविधान की आत्मा क्या है तो प्रस्तावना। लेकिन अगर लगा देगा B.R. अम्बेडकर किसको मानते थे, तो B.R. अम्बेडकर बोलते हैं कि संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है संविधान की आत्मा है और हृदय है। B.R. अम्बेडकर के अनुसार संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान की आत्मा और हृदय है। K.M. मुंशी कौन है? K.M. मुंशी बोलते हैं कि उद्देशिका जो है राजनीतिक जन्मपत्री है। K.M. मुंशी ने कहा है कि उद्देशिका क्या है? राजनीतिक जन्मपत्री है। सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी हुई अट्टालिका है। सुभाष कश्यप साहब ने क्या कहा? संविधान अगर शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। प्रस्तावना अगर आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी हुई अट्टालिका है। B.R. अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। बहुत सही बात। B.R. अम्बेडकर ने संविधान को क्या बोला है कि यह एक पवित्र दस्तावेज है। वजह क्वेश्चन में निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक कितना को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो बताइए कब? 26 नवंबर 1949 को हुआ। कब अंगीकार किया गया? 26 नवंबर 1949। कब अधिनियमित किया गया? 26 नवंबर 1949। कब आत्मसमर्पित किया गया? 26 नवंबर 1949। कब लागू किया गया? तब मत मार दीजिएगा 26 नवंबर 1949, तब होगा 26 जनवरी 1950। ठीक। लेकिन अगर बोलेगा कि कब अंगीकृत किया गया, कब अधिनियमित किया गया, कब आत्मसमर्पित किया गया, 26 नवंबर 1949। यह भारतीय संविधान की उद्देशिका है। अभी जो हम लंबा चौड़ा भाषण पढ़े वो क्या है? संविधान की उद्देशिका है, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप, उद्देश्य एवं आदर्श का उल्लेख किया गया है। इसमें उस तिथि का उल्लेख भी किया गया है जिस दिन भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया। प्रश्न में x की जगह तिथि क्या आ जाएगा? 26 नवंबर 1949 अंकित की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी? जब संविधान लागू किया गया तब था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तु स्थिति भारतीय संविधान की तत्कालीन उद्देशिका के अनुसार, क्योंकि उस समय ये सब वर्ड नहीं जोड़ा गया था, समाजवादी पंथ निरपेक्ष, इसीलिए उस समय क्या था? उस समय यानी कि जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। लेकिन समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द इसमें 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 के द्वारा इसमें जोड़ दिया गया।
क्वेश्चन नंबर 3, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? उद्देशिका में होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो हम लोग पढ़े थे कि न्याय कितना, 3 प्रकार का, स्वतंत्रता 5, समानता 2 प्रकार का और ब्रदरहुड तो एक ही होगा, तो इम्पोर्टेंट है। अगर न्याय बोलेगा तो 3, अगर स्वतंत्रता बोलेगा तो 5, समानता 2 और भ्रातृत्व हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम है? तो इसमें स्टार दिया गया है, तो इसका देख लीजिए। क्रम क्या है? सार्वभौमिक सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र। सार्वभौम सत्ता संपन्न सबसे पहले आएगा, इसके बाद आएगा समाजवादी, समाजवादी के बाद आएगा पंथ निरपेक्ष, फिर आएगा लोकतंत्रात्मक, फिर आएगा गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र। एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक शब्द का उल्लेख किया गया है, न कि धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक। तो याद रखिएगा कि पंथ निरपेक्ष होता है, न कि धर्मनिरपेक्ष, और लोकतंत्रात्मक होता है, न कि प्रजातांत्रिक। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए और इसको विचारानुसार क्रम दीजिए। तो इसका ये हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले क्या आएगा? सार्वभौमिक, अभी जस्ट बढ़े, उसके बाद आ जाएगा समाजवादी, उसके बाद आ जाएगा धर्मनिरपेक्ष और उसके बाद आ जाएगा प्रजातांत्रिक। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द की संशोधन के तहत जोड़ा गया। 42वां संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 वर्ड जोड़ा गया। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नांकित में से कौन सा 42वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। समाजवाद और पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 से जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए 42वें संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो हमारी संविधान की प्रस्तावना कौन कहता है कि भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है? कौन बोलता है? तो संविधान की प्रस्तावना बोलता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं हुआ था? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा ऐसा शब्द है जो 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो अखंडता नहीं था। क्या क्या था? तो बंधुत्व था, समानता था, संप्रभु था, लेकिन अखंडता नहीं था। अखंडता नहीं था। क्या क्या था? बंधुत्व था, समानता था और संप्रभु था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? तो जोड़े गए वो आपको मालूम है कौन कौन जोड़े गए। 1 और 3 जोड़े गए। 1 में समाजवाद को जोड़ा गया, 3 में पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया। समाजवाद को और पंथ निरपेक्ष को, ग्राम स्वराज नहीं जोड़ा गया, संपूर्ण प्रभुता संपन्न को नहीं जोड़ा गया।
क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कि संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। ठीक, इनमें से कौन सही है, इसमें से 1, 2 और 4 सही है। तो 1, 2, 4 में देखिए क्या है, प्रस्तावना के रिलेटेड हमसे पूछ रहा है। तो प्रस्तावना के बारे में क्या सही है, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा क्या बना, उद्देश्य का, यानी कि हमारा जो प्रस्तावना था वो क्या था, वो एक्चुअली में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे वही आगे चलकर क्या बन गया, हमारा प्रस्तावना बन गया। दूसरा है कि इसकी प्रकृति न्याय योग्य, यानी कि जस्टिसिएबल नहीं है। जस्टिसिएबल नहीं है मतलब, जस्टिसिएबल नहीं है मतलब आप इस पर आप ये नहीं कर सकते कि हमको जस्टिस इसलिए चाहिए क्योंकि फलाना चीज़ जो है वो लिखा हुआ प्रस्तावना में तो हमको ये चीज़ मिलना चाहिए, वो ऐसा नहीं है। 4 क्या है, तो संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द यानी कि ओवरराइड नहीं कर सकता। जो संविधान के विशिष्ट प्रावधान है अगर ओवरराइड कर देता तब तो जस्टिसिएबल हो ही जाता, लेकिन बोला कि संविधान का जो विशिष्ट प्रावधान दिया हुआ है उसको यह रद्द यानी कि ओवरराइड नहीं कर सकता। और इसमें गलत है कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल गलत है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन ध्यान क्या रखना होगा कि इससे मूल ढांचे पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़े, नो इफेक्ट, या अगर इफेक्ट भी पड़े तो कैसा पड़े, पॉजिटिव इफेक्ट पड़े, मतलब उसको और मजबूत करे ना कि उसको कमज़ोर करे। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा देख लीजिए कि पंडित नेहरू जो थे 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत संविधान सभा में के द्वारा 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव ही अंतोगत्वा क्या बना, भारतीय संविधान के उद्देश्य क्या बन गया, जस्टिसिएबल नहीं है, इसको ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब एक क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। संविधान की जो प्रस्तावना है उसका विधिक स्वरूप क्या है, तो यह लागू नहीं किया जा सकता। अभी हम लोग पढ़े कि जस्टिसिएबल नहीं है मतलब इसको लागू नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, कब किया गया था, तो 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में, 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ द्वारा जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया, तो वही क्वेश्चन बार 42वें में लाया गया। क्वेश्चन नंबर 20, 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत कब किया गया, हमारे संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे उस टाइम, तो उस टाइम में 1 2 3 नहीं था, समाजवादी था नहीं, पंथ निरपेक्ष था नहीं, अखंडता नहीं था, लेकिन जो गणराज्य है ये फ्रॉम द बिगिनिंग क्या था, संविधान का पार्ट था ये, और प्रस्तावना में भी लिखा हुआ था, लेकिन समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष तीनों को जोड़ा गया था कब, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया 42वें संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। भारतीय संविधान का जो आमुख का लक्ष्य है उसके सभी नागरिकों के लिए क्या सुनिश्चित करना है, तो इसमें आ जाइए सभी चारों, तो चारों में क्या है, सामाजिक और आर्थिक न्याय, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ये चारों सुनिश्चित होना चाहिए। सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। क्वेश्चन नंबर 23, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए क्या है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, इसका रीजन क्या है भाई, तो इसे 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है। इसका आंसर ये हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है।
42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता सब जोड़े गए। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, लौकिक सार्वभौमिकता है भाई। क्यों है? क्योंकि हमारी जो प्रस्तावना है वो किस चीज़ से प्रारंभ होती है? हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग से शुरू होता है, इसीलिए क्या है? लौकिक सार्वभौमिकता है। ठीक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया सबसे शुरू होती है। अतः भारत में क्या है? लौकिक सार्वभौमिकता है। इसका अर्थ क्या है भाई? लौकिक सार्वभौमिकता का अर्थ क्या है? जनता है सर्वशक्तिमान और किसी बाह्य सत्ता के अधीन भी नहीं है। जनता है सर्वशक्तिमान। क्वेश्चन नंबर 25, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में। वी द पीपल ऑफ इंडिया कहाँ लिखा हुआ है? भारत की संविधान की प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर 26, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से क्या है? मानव है। यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता का सिद्धांत। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है। यह सिद्धांत किस चीज़ का सिद्धांत है? यह है सार्वभौमिकता का सिद्धांत। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है। यह सिद्धांत सार्वभौमिकतावाद के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी विभेद के उपलब्ध होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का, धर्मनिरपेक्ष जो शब्द सुनते हैं ना, उसका सही भाव बताइए। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या हुआ? तो धर्मनिरपेक्ष का जो मतलब हुआ कि भारत में राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। भारत में राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। भारत में पंथनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष राज्य होने का सही भाव यह है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तदनुसार सभी धर्मों को राज्य के द्वारा समान प्रशय अपेक्षित है। सभी धर्मों को राज्य के द्वारा समान प्रशय अपेक्षित है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? प्रस्तावना में कौन नहीं है? इसमें संघीय नहीं है। कौन कौन है? तो आप लोग रट चुके होंगे। संप्रभुता है, लोकतंत्रात्मक है, पंथनिरपेक्ष है, लेकिन संघीय वर्ड नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल महत्वपूर्ण शब्द कौन कौन है? फिर देख लीजिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, गौर से देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर क्या है? समाजवादी, फिर है पंथनिरपेक्ष, फिर है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, फिर क्या है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, परंतु कहीं पे भी संघीय शब्द नहीं है, उल्लेखित नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 1 में संघ, यूनियन शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? कौन नहीं है? लोक कल्याण नहीं है, लोक कल्याण नहीं है। कौन कौन है? समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष है, प्रभुत्ता संपन्न है, लोक कल्याण नहीं है। किसमें नहीं है? उद्देशिका में, यानी कि प्रेमबल में, यानी प्रस्तावना में। ठीक, लोक कल्याण शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? बताइए। स्वतंत्रता हम लोग पढ़े थे 5 प्रकार का। ठीक, तो आर्थिक स्वतंत्रता कहीं नहीं दिया गया है। क्या क्या दिया गया है? तो विचार के लिए आप स्वतंत्र हैं, विचार प्रकट करने के लिए स्वतंत्र हैं, विश्वास की स्वतंत्रता है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। विश्वास की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। ठीक, न्याय क्या क्या है? सामाजिक न्याय, प्रस्तावना में बोला गया है कि 3 प्रकार का न्याय होगा भाई। कौन कौन न्याय? सामाजिक होगा, आर्थिक न्याय होगा, राजनीतिक न्याय होगा। ठीक, विचारों की स्वतंत्रता होगी, अभिव्यक्ति की होगी स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति का मतलब क्या हो? विचार को प्रकट करने की। विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होगी। तथा इसके साथ साथ आपको प्रतिष्ठा और अवसर की समता, 2 चीज़, प्रतिष्ठा का और अवसर की समानता का वर्णन तो है, परंतु आर्थिक स्वतंत्रता का इसमें उल्लेख नहीं है। याद रखिएगा, आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? धार्मिक न्याय नहीं है। न्याय हम लोग पढ़े ना, न्याय में है 3, मात्र 3 न्याय, ज़्यादा लंद फंद नहीं, 1 2 3। सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है, लेकिन धार्मिक न्याय नहीं मिलेगा। धार्मिक न्याय क्या होता है? आइए क्वेश्चन नंबर 32 में, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो सही है कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है 1950 में लागू संविधान के अंग में नहीं था। ठीक, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 के लागू संविधान के अंग में नहीं था, क्योंकि इसको जोड़ा ही गया 1976 में। समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष शब्द 1950 में लागू मूल संविधान के अंग नहीं थे। ये शब्द वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की धारा 2 के द्वारा 3/1/1977 को जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? देख लो भाई, भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा भाग है, भाग की बात हो रहा है, भाग की बात हो रहा है कि आत्मा कौन कहलाएगा? समझ आओ, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होगा, तो प्रेम्बल मारना है, प्रेम्बल मारना है। अगर B.R. अम्बेडकर जोड़ दिया तब क्या मारना है? तब संवैधानिक उपचार का अधिकार। लेकिन अगर बोलेगा भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, तो उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना। देख लीजिए कितना एग्जाम में पूछा है। LDA प्री 2006, UP UDA में, UP PCS प्री में पूछा है, फिर UP PSC में पूछा है, GIC में, उत्तराखंड PCS में 2012 में, UP PCS में 2013-2015। ठीक, तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? प्रेम्बल। इसको एक बार देख लिए, ऐसे ऊपर भी देख लिए हम लोग। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक, KM मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री यानी कि पॉलिटिकल हॉरोस्कोप, राजनीतिक जन्मपत्री कौन बोले? KM मुंशी बोले। सुभाष कश्यप साहब ने कहा कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी हुई अट्टालिका है। ठीक, अब देखिए नोट में क्या दिया हुआ है कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने भी इस प्रश्न का उत्तर उद्देशिका यानी कि प्रेम्बल को माना है। ज्ञातव्य हो कि अब देखिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वाला जो पॉइंट हम लोग पढ़े थे कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। अगर आगे लग गया डॉक्टर B.R. अम्बेडकर तो उद्देशिका नहीं होगा, फिर अगर हो जाएगा तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली का विवरण पढ़े ना? जो प्रस्तावना है, जो प्रेम्बल है, उसको संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कौन बोला? KM मुंशी साहब बोले। KM मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को, किस चीज़ को? प्रस्तावना, प्रेम्बल को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? B.R. अम्बेडकर ने कहा है। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? B.R. अम्बेडकर ने कहा है। B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बने? B.R. अम्बेडकर। उसमें टोटल कितने सदस्य थे? 7। गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 को हुआ। क्वेश्चन नंबर 36, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? किस वाद में फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम यह घोषित किया कि जो उद्देशिका यानी कि जो प्रेम्बल है वो संविधान का पार्ट नहीं है? तो बेरूबारी में, बेरूबारी में। देखे बेरूबारी में क्या हुआ था? तो बेरूबारी जो यूनियन वाद हुआ 1960 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया कि देखो भाई, ये जो प्रस्तावना है ना, संविधान का अंग नहीं है। ठीक, बेरूबारी में क्या बोल दिया कि जो प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ठीक, लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में मैटर पलट हो गया, उल्टा पलटा हो गया। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने उपयुक्त निर्णय को पलट दिया। पलटते हुए क्या बोला कि देखिए भाई, उद्देशिका जो प्रस्तावना है संविधान का भाग है।
ठीक, संविधान का भाग है प्रस्तावना, कब? 1973 में, केशवानंद भारती में। कब नहीं है बोला? बेरुआरी में बोला 1960 में कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? अभी तुरंत हम लोग पढ़ लिए, केशवानंद भारती। ठीक, बोमई बनाम, अच्छा इसमें नहीं दिया हुआ है ना, ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है। इसमें निम्नलिखित किस बात में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? इसमें कहीं नहीं दिया हुआ है केशवानंद भारती, लेकिन एक और मैटर हुआ था। कौन मैटर हुआ? तो बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए कि प्रश्नगत वादों में से बोमई, प्रश्नगत में, इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है केशवानंद भारती, इसीलिए क्वेश्चन के अनुसार बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में भी बहुमत से दिए गए निर्णय में उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया था। तो दोनों में याद रखिएगा, बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में भी प्रस्तावना को भाग माना गया और केशवानंद भारती के केस में माना गया। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? तो इसमें देखिए दिया हुआ है केशवानंद भारती, तो वही होगा केशवानंद भारती विवाद। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य कब हुआ? 1973 में हुआ। उसके मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। सर्वोच्च न्यायालय के शब्दों में एकदम हूबहू क्या बोला सर्वोच्च न्यायालय के, हमारे संविधान का प्रसाद उद्देशिका में वर्णित बुनियादी तत्वों पर ही खड़ा है। यदि इनमें से किसी भी तत्व को हटा दिया जाए तो सारा ढांचा ही ढह जाएगा, अर्थात संविधान वही नहीं रह जाएगा, अर्थात अपना व्यक्तित्व व पहचान खो देगा। तो इतना जब महत्वपूर्ण है तो ये तो भाग होना चाहिए, तो इसीलिए इसको बना दिया गया। कब बना दिया गया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। कब हुआ केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य? 1973 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। उनकी व्याख्या कहाँ की गई है? उनकी व्याख्या की गई है सी। देखिए कहाँ कहाँ प्रेम्बल में जो है दिया हुआ उद्देश्य, उनकी व्याख्या कहाँ कहाँ की गई है? मूल अधिकार में भी आपको उसका अंश मिलेगा, नीति निर्देशक सिद्धांत में भी मिलेगा, मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में भी मिलेगा, तो तीनों में मिलेगा। मूल अधिकार में भी मिलेगा, नीति निर्देशक तत्व में भी मिलेगा, मौलिक कर्तव्य में भी मिलेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो अगर उद्देश्य क्या मतलब हुआ? ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कौन लेके आए थे? जेल नेहरू, और उसी को क्या बोला गया? प्रस्तावना बोला गया। तो उद्देश्य को प्रतिबिंबित कौन करेगा? इसे इजी क्वेश्चन क्या आएगा? संविधान की प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 41, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय, बताइए बताइए। न्याय कितनी प्रकार की न्याय? 3 प्रकार का न्याय। तीन प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। तीनों न्याय क्या है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। 3 बार बोलिए, क्योंकि न्याय कितना है? 3 है। कौन कौन है? सामाजिक है, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि प्रत्येक नागरिक के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना कोई भेदभाव किए समान व्यवहार होगा। आर्थिक न्याय से तात्पर्य है कि आर्थिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। तथा राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। ठीक, आर्थिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा तथा राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? सोचिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय
पढ़े ना बीजी 3 प्रकार का न्याय कौन कौन था? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? भारत के संविधान के उद्देश्य में यानी कि प्रस्तावना में एक के रूप में आर्थिक न्याय किसमें उपबंध किया गया है? तो ये देखिए किसमें है उद्देश्य का, एक तो प्रेम्बल में होगा ही होगा, और राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। आर्थिक न्याय आपको कहाँ मिलेगा? 2 जगह मिलेगा। एक तो देखो मूल अधिकार में तो है नहीं आर्थिक न्याय, तो एक तो प्रेम्बल में है, एक है कहाँ? डीपीएसपी में तो सब चीज़ है, तो एक डीपीएसपी में है। भारतीय संविधान की उद्देशिका और राज्य की नीति के निर्देशक तत्व तो आर्थिक न्याय की परिकल्पना एवं उद्देश्य का उपबंध करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के संविधान की उद्देशिका, भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है। अभी तुरंत पढ़ें, भारत की जो संविधान की उद्देशिका है क्या है? संविधान का भाग है, किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। ठीक, संविधान का भाग है, ठीक, और किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय की वृहद संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने इन री बेरुबाड़ी यूनियन 1960 के प्रकरण में दिए गए निर्णय, जो वहाँ बेरुबारी में क्या था? उल्टा था, बोले थे कि भाग नहीं है। ठीक है, इस प्रकार यद्यपि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा संविधान के अन्य भागों के निर्वचन में इसकी सहायता ली जा सकती है, किंतु संविधान के अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उद्देशिका का कोई विधिक प्रभाव नहीं है। समझ रहे हैं बात? ये भाग है, इम्पोर्टेंट है, सब कुछ है, लेकिन संविधान के से अलग होकर नहीं है कुछ। संविधान के अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उद्देशिका का कोई विधिक प्रभाव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45, संविधान में दिया गया आमुख, संविधान में दिया गया आमुख जो है वह इसमें स्टार है, तो इसमें देख लीजिए क्या है। भारतीय संविधान के आमुख, भारतीय संविधान के आमुख को ही क्या बोला जाता है? उद्देशिका या प्रेम्बल कहा जाता है। प्रश्न में उद्देशिका संबंधी सभी 4 कथन सत्य हैं, परंतु किसी भी विकल्प में सभी कथन सम्मिलित नहीं हैं। यह भी ध्यातव्य है कि कोई भी विकल्प अनन्य नहीं है, अर्थात किसी भी विकल्प में केवल यानी कि ओनली विशेषण स्रोत पर नहीं लगा है। इसीलिए हम उस विकल्प का चयन कर सकते हैं जिसमें अधिकतम मैक्सिमम कथन शामिल किए हुए हैं। इस दृष्टि से विकल्प सी तथा डी समान रूप से चयन किए जाने योग्य हैं। तो सी और डी क्या है भाई? सी और डी 1 2 3 4, मतलब वही 1 2 3 4 मान के चलिए, सब हो जाएगा। संविधान में दिया गया आमुख न्यायालय में लागू नहीं है, सही है। प्रस्तावना न्यायालय में लागू नहीं है, महत्वपूर्ण है, ये भी ज़रूरी है, इसका उपयोगिता है इसीलिए ज़रूरी है, ये भी ठीक है। शासन करने के उद्देश्य को उल्लेखित करता है, हाँ उद्देश्य है, उसमें नाम ही है उद्देश्य प्रस्ताव। संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है, बिल्कुल सही है। कानून को अगर इंटरप्रेट करना हो तो हम उद्देशिका का सहारा लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट इसका सहारा लेता है, मतलब चारों सही है। लेकिन किसी भी ऑप्शन में 1 2 3 4 नहीं दिया गया है, इसीलिए बोल रहा है कि सी और डी दोनों को ले लीजिएगा। इसमें 2 3 4 है, इसमें 1 2 3 है, तो इसे कुल मिलाकर हो गया 1 2 3 4। चलिए अब आ गया जी क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सही है? निम्न में से कौन सही है भाई? तो सही हो जाएगा सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, बिल्कुल प्रत्याभूत है। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में हम लोग क्या पढ़ते हैं? संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में हम लोग क्या पढ़ते हैं? यही तो पढ़ते हैं, समता का अधिकार के विभिन्न प्रावधानों के तहत सामाजिक समानता प्रत्याभूत की गई है। संविधान की प्रस्तावना में भी सामाजिक न्याय प्राप्त कराने की बात कही गई है। अब यही शासन प्रणाली में, शासन प्रणाली राजतंत्र या शासन का प्राचीनतम रूप है। राजतंत्र क्या है? शासन का प्राचीनतम रूप है, जिसमें शासन की शक्ति एक व्यक्ति, जिसमें शासन की जो शक्ति है वह एक व्यक्ति में समाहित होती है। जो राज मुकुट धारण करता है वह आनुवांशिक उत्तराधिकार के आधार पर पद को ग्रहण करता है। फिर आता है आपका कुलीन तंत्र, इसे अरिस्टोक्रेसी भी कहा जाता है। यह शासन का वह रूप है जिसमें राजनीतिक सत्ता थोड़े से लोगों में निहित होती है तथा वह इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद आ जाता है तानाशाही, इसे डिक्टेटरशिप भी कहा जाता है।
यह ऐसे शासन का रूप है जिसमें एक ही व्यक्ति का निरंकुश एक ही व्यक्ति का निरंकुश शासन होता है, जो बल प्रयोग के माध्यम से अपने पद पर आसीन होता है तथा किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं होता। प्रजातंत्र अभी क्या है? प्रजातंत्र है। वर्तमान समय में शासन का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप क्या है? प्रजातंत्र यानी कि डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र वहाँ विद्यमान होता है जहाँ जनता में सत्ता निहित होती है। प्रजातंत्र का मतलब क्या है कि जनता में सत्ता निहित होती है, अर्थात जनता को संप्रभुता प्राप्त होती है। प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के कई रूप हैं, जिसमें प्रमुख है संघात्मक। तो अब जो डेमोक्रेटिक है उसका ही बहुत सारा रूप है, उसमें एक है संघात्मक शासन तथा एकात्मक शासन। इन शासन प्रणालियों को व्यवहारतः संसदीय शासन व्यवस्था तथा अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। राज्य के महत्वपूर्ण तत्व क्या हैं? राज्य के महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता, जनसंख्या, भूभाग तथा सरकार या सत्ता। राज्य के महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता, जनसंख्या, भूभाग तथा सरकार या सत्ता। किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व क्या होता है? संप्रभुता होती है। इसके बिना कोई भी राज्य की श्रेणी में नहीं आता। वर्ष 1947 के पहले एक राज्य के रूप में हमारा देश भारत संप्रभु नहीं था, क्योंकि उस समय भारत पर भारत की जनता का शासन नहीं था, बल्कि ब्रिटिश क्राउन का शासन था। भारतीय संविधान के अनुसार देश में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहा जाता है। ठीक, संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहा जाता है। इस प्रणाली में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है। इस प्रणाली में क्या होता है? इस प्रणाली में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है एवं कार्यपालिका अपने समस्त कृत्यों के लिए संसद के प्रति जवाबदेह होती है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का अस्तित्व विधायिका में उसके विश्वास प्राप्ति यानी कि बहुमत तक रहता है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता को केंद्र एवं राज्यों में संवैधानिक रूप से बांटा गया है। यहाँ सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है। यहाँ पे जो सर्वोच्च सत्ता है किसमें है? जनता में निहित है। और भारतीय प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था विशुद्ध रूप से एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, जिसे हम राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली के नाम से भी जानते हैं, उसमें समस्त कार्यपालिका शक्ति वास्तविक रूप से राष्ट्रपति में निहित होती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण है अमेरिका की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति विधायिका को भंग नहीं कर सकता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में सत्ता केंद्रीकृत होती है, राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति अपने मंत्रियों के चुनाव में स्वतंत्र होता है और मंत्रियों के चयन में व्यवस्थापिका की भूमिका नाम मात्र की होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त वाक्य हम भारत के लोग यह स्पष्ट करता है कि भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत है जनता, जो प्रतिनिधियों का निर्वाचन सत्ता संचालन हेतु करती है। अतः भारतीय लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों को जनता के सेवक का दर्जा प्राप्त है। भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों की शक्तियों को संविधान में स्पष्टतः विभाजित किया गया है, इसीलिए भारतीय संविधान को परिसंघीय भी कहा गया है। ठीक, भारतीय लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों को जनता के सेवक का दर्जा प्राप्त है और भारतीय संविधान में संघ और राज्यों की शक्तियों का संविधान में स्पष्टतः विभाजन किया गया है, इसीलिए भारतीय संविधान को हम लोग क्या बोलते हैं? परिसंघीय भी कहा जाता है। ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। ब्रिटेन में परंपराओं के अनुरूप आवश्यक कानून बनाते हुए प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किया जाता है, क्योंकि ब्रिटेन में लिखित संविधान का अस्तित्व नहीं है। क्योंकि ब्रिटेन में क्या है? लिखित संविधान का अस्तित्व नहीं है।
भारतीय संविधान में एकात्मक शासन के प्रमुख लक्षण देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में एकात्मक शासन के प्रमुख लक्षण क्या हैं? तो एकात्मक का है राज्यपाल का पद, अखिल भारतीय सेवाएं, एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व। ठीक, तो राज्यपाल का जो पद है उससे पता चलता है कि हमारा जो संविधान है क्या है, एकात्मक है। अखिल भारतीय सेवा सेंटर से रिलेटेड है, इसीलिए क्या है, एकात्मक का लक्षण है। एकल नागरिकता, हर राज्य का अलग अलग नागरिकता नहीं है, मतलब संघ को मजबूत किया जा रहा है, तो एकल नागरिकता। जो आपातकालीन प्रावधान है, जो राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व है, ये सब क्या है, एक एकात्मक सरकार का या शासन का प्रमुख लक्षण है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ से यह है कि भारतीय राजनीतिक या प्रशासनिक व्यवस्था के सर्वोच्च पद यानी कि राष्ट्रपति पर निर्वाचित व्यक्ति आसीन होता है। गणतंत्र का मतलब क्या हुआ कि भारतीय राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के सर्वोच्च पद पर कौन होगा, राष्ट्रपति जो होता है वो क्या होता है, निर्वाचित व्यक्ति आसीन होता है। भारतीय संविधान में संघात्मक एवं एकात्मक दोनों व्यवस्थाओं के तत्व पाए जाते हैं, परंतु भारतीय संविधान मूलतः क्या है, संघात्मक है। भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक है। केसी वियर ने भारत को अर्ध संघात्मक राज्य, क्या नाम है, केसी वियर ने भारत को अर्ध संघात्मक राज्य कहा है। जी ऑस्टिन साहब जो हैं, जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। जी ऑस्टिन साहब ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक संतुलन को स्थापित करता है। ये जो कथन है किसका है, केसी वियर का है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है, यह कथन केसी वियर का है। बी आर अम्बेडकर साहब कहते हैं कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। बी आर अम्बेडकर क्या कहते हैं कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। आ जाइए प्रश्न कोश में, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? निम्नलिखित में ऐसा कौन है जो राज्य शब्द को सर्वोत्तम, सबसे अच्छे रूप में राज्य का जो है परिभाषा इसमें से कौन देता है? तो वो आपका हो जाएगा ए में क्या है, तो देखिए राज्य का जो सर्वोत्तम परिभाषा है कि व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है, वह एक राज्य है। व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है, वह क्या है, राज्य है। राज्य यानी कि स्टेट शब्द एक राजनीतिक संस्था है या संगठन को संदर्भित करता है जिसका तात्पर्य एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवासित संप्रभु, यानी कि संप्रभु का मतलब होता है सोवरेन व्यक्तियों के समुदाय से है जिसकी एक संगठित सरकार हो तथा वह अपने आंतरिक एवं वैदेशिक मामलों के संदर्भ में बाह्य नियंत्रण से मुक्त हो। कोई भी उसके ऊपर बाह्य नियंत्रण नहीं होना चाहिए। वस्तुतः राज्य के मूलभूत प्रमुख तत्व क्या हैं? अगर बोलेगा कि राज्य के मूलभूत प्रमुख तत्व क्या हैं, तो व्यक्ति या जनसंख्या पहला, जिसका मतलब हुआ जनता। दूसरा क्या है, तो सरकार या सत्ता। पहला है व्यक्ति या जनता, दूसरा है सरकार या सत्ता, तीसरा है निर्धारित सीमांकन वाला भूभाग, मतलब एक भूभाग हो जिसका सीमांकन हो। चार क्या है, तो संप्रभुता, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अर्थात वह अपने घरेलू एवं बाह्य निर्णय के संदर्भ में स्वतंत्र हो। किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व संप्रभुता होती है। अभी हम लोग बोले कि सोवरेन होना बहुत ज़रूरी है और इसके बिना कोई भी राज्य की श्रेणी में नहीं आता। इस आधार पर जो विकल्प हम लोग पढ़ रहे हैं वो सर्वोत्तम रूप से इसको परिभाषित करता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? संप्रभुता यानी कि सोवरेनिटी। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? सोवरेनिटी है, संप्रभुता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो केवल एक जो है सही है, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, सही है। गलत क्या हो जाएगा? तो गलत हो जाएगी राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है, बिल्कुल गलत। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, यह सही है,
लेकिन इसके वजह से हमारी संप्रभुता कम हो जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? भारत के संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो शासन प्रणाली है अपना संसदात्मक, संसद है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। जो विधायिका है उसका कार्यपालिका पर क्या नियंत्रण होता है? तो किस चीज़ का ही फीचर है? संसदात्मक शासन व्यवस्था का ही फीचर है। क्वेश्चन नंबर 6, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। संसदीय व्यवस्था है तो जाहिर सी बात है कि सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होगी और उसी के द्वारा उसको क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है कि सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? तो ग्रेट ब्रिटेन या यूके में। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में प्रारंभ की गई? ग्रेट ब्रिटेन, यूके में। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है। जो भारत की संसदीय प्रणाली है वह ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस बात में भिन्न है? तो न्यायिक पूर्णावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली है। आईएएस के एग्जाम में पूछा है 1998 में। तो जो भारत का जो संसदीय प्रणाली है वह ब्रिटिश के संसदीय प्रणाली से किस बात से अलग है? तो इंडिया में क्या है? इंडिया में जुडिशियल रिव्यू है। जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। इसको देख लीजिए एक बार। भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पूर्णावलोकन की प्रणाली है, जबकि ब्रिटेन में यह प्रणाली नहीं लागू है। बिल्कुल सही। कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया है। इस अर्थ में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है। इसके अतिरिक्त वास्तविक एवं नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व तथा द्विसदनीय विधायिका भारत एवं ब्रिटेन दोनों की संसदीय प्रणालियों में लागू हैं। तो ब्रिटेन और इंडिया दोनों में क्या क्या है? तो वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका दोनों के संसद में है, सामूहिक उत्तरदायित्व दोनों में है, द्विसदनीय विधायिका भी दोनों में है। लेकिन अलग क्या है? तो ब्रिटेन में न्यायिक पूर्णावलोकन नहीं है, लेकिन इंडिया में न्यायिक पूर्णावलोकन है। क्वेश्चन नंबर 9, हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार से भिन्न है? तो हमारा मॉडल जो भिन्न है उसका आंसर है 1 और 2 दोनों। तो 1 में देखिए क्या है, हमारा मॉडल देखिए भिन्न कहाँ पे है कि जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। विधि निर्माण जो ब्रिटेन में होता है उसमें सर्वोपरि संसद है, लेकिन भारत में संसद की जो विधि निर्माण की शक्ति है वह परिसीमित है। बताइए, कमेंट में बताइए कैसे परिसीमित कैसे है? भारत की जो संसद है उसकी विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित कैसे है? क्योंकि जुडिशियल रिव्यू होता है। यहाँ पे कोर्ट अगर चाहेगी तो आपसे पूछ सकती है, अगर देखिए कहीं वायलेशन हो रहा है ह्यूमन राइट का अगर किसी भी रूल में, तो आपको रोक सकती है। ठीक। अब दूसरा देखिए, दूसरा में भिन्न कैसे है? तो भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय के द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। बिल्कुल सही। संसद के किसी अधिनियम में मान लो कि अगर संशोधन होता है भारत में, तो उसके संवैधानिकता से संबंधित अगर मामला है कि संविधान से वो एग्री करता है या नहीं, अगर उससे कोई संबंधित मामला है तो वो मामला जाएगा सीधे सुप्रीम कोर्ट। कानून नहीं बनेगा, सबसे पहले वो कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और फिर संविधान पीठ को भेजे जाने के बाद इसको देखा जाएगा कि सही है गलत है, कोर्ट डिसाइड करेगी, इसके बाद ही वह कानून बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो अध्यक्षात्मक सरकार नहीं है इंडिया में। तो देख लीजिए क्या क्या है। संसदात्मक है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, संघात्मक सरकार भी है, लेकिन अध्यक्षात्मक सरकार नहीं है। अब इसका देख लीजिए रीजन। तो अध्यक्षात्मक सरकार भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, जबकि संसदात्मक सरकार एक शासन प्रणाली, संघात्मक सरकार यानी कि शासन प्रणाली तथा स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में इनमें से कौन सही नहीं है?
भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है? तो डी, राष्ट्रपति पद्धति की सरकार यहाँ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। संसदीय प्रणाली का मतलब क्या हुआ? मंत्रिपरिषद जो है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 13, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ क्या है? संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि जो कार्यपालिका है वह विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित हैं? भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित हैं? तो 1 और 2। पहला क्या है? तो मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। दूसरा, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। देख लीजिए इसका क्या मतलब है। शासन प्रणाली की सामान्यतः 2 पद्धतियाँ होती हैं, एक हो गया संसदीय और एक हो गया अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका यानी कि विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। कार्यपालिका किसके द्वारा नियंत्रित होती है? विधायिका के द्वारा नियंत्रित होती है तथा न्यायपालिका कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा कर सकती है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप के सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। तो हो जाएगा इसका आंसर सी, यानी कि सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली या उत्तरदायी शासन प्रणाली के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसमें सरकार, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अतः सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना ही मंत्रिमंडलीय स्वरूप की सरकार या संसदीय सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत हैं। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। तो जब राष्ट्रपति पद्धति होगा तो समस्त कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं 1, 2 और 3। राजनीतिक व्यवस्था कैसे पता चलेगा? तो यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, ठीक है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, यानी कि संसद होगा। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, तो 1, 2, 3 जो है सही हो जाएगा। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र होगा। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार रहेगी, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित होगा और यह एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, यह गलत हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से कौन सही है बताइए। तो 1, 2, 3, 4 इसमें सब सही है। यानी कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, सही है। भारत एक प्रभु सत्ता संपन्न राज्य है, ये भी सही है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, ये भी सही है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये भी सही है। ठीक, भारतीय संविधान के तहत भारत में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है तथा यह एक प्रभु सत्ता संपन्न राज्य है, ये भी सही है। नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा संविधान निर्माताओं ने कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को भी अभिव्यक्त किया है। साथ ही भारतीय समाज को भी लोकतांत्रिक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है। तो सत्तावादी सरकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है। तो सत्तावादी सरकार। ठीक, सत्तावादी सरकार। भारतीय शासन प्रणाली में शासन का संचालन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होता है। भारत में विधि का शासन है। यहाँ गणतंत्र है, न कि राजतंत्र। प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत जनता अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन कर संविधान संगत लोकतांत्रिक सरकार का गठन करती है। यहाँ सत्तावादी सरकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। तो जो भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जो अधिकार या प्राधिकार जो प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है। भारतीय संविधान से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 22, संविधानिक सरकार का आशय क्या है। जो संविधानिक सरकार हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसका मतलब क्या है, उसका आशय क्या है। कोई सरकार, संवैधानिक सरकार का आशय क्या है। कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से क्या हो, परिबद्ध हो। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। ठीक, ए यानी कि असर्शन क्या है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। आर क्या है, भारत का अपना एक संविधान है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत का अपना एक संविधान है। इसमें बी है तो बी का क्या हो जाएगा कि ई और आर दोनों सही है। ठीक, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। मतलब भारत का एक संविधान है, इसका मतलब ये नहीं है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है।